नमस्कार सभी विद्यार्थियों। मैं आपका व्यास पब्लिक स्कूल और व्यास क्लासेज की ओर से साइंस की टेस्ट सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेस्ट सीरीज़ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पेपर जो साइंस का हुआ है उसकी आंसर की के रूप में हम वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं वो लेसन नंबर 3 है और लेसन नंबर 7 को इसमें शामिल किया गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें यशत लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि यशत लेपन जो है वो संक्षारण से बचाने की एक युक्ति है। उसमें लोहे की वस्तुओं के ऊपर जस्ता यानी कि जिंक धातु का लेपन किया जाता है, जिससे वो संक्षारण से सुरक्षित रहती है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? तो इसमें देखो, सोडियम धातु ठंडे जल से क्रिया करती है, कैल्शियम भी कर लेती है और मैग्नीशियम हमें बताया गर्म जल से क्रिया करती है। लेकिन Fe जो आयरन है वो गर्म या ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है, किंतु यह भाप से भी क्रिया कर लेती है। तो अपने क्वेश्चन जो है वो गर्म और ठंडे जल का है, तो अपना जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा Fe यानी कि लोहा। तो हमारा आयरन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में अगर सबसे ऊपर अगर जो धातु आ रही है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से, तो हम देखते हैं कि Mg यानी मैग्नीशियम जो है वो सबसे ऊपर आती है। Fe नीचे आता है, फिर उससे नीचे कॉपर है, उससे नीचे मरकरी है। तो अपना सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसी प्रकार से ब्रायोफिल्म में कायिक जनन होता है। तो ब्रायोफिल्म जो है उसमें कायिक जनन पर्ण के द्वारा यानी पत्ती के द्वारा होता है। उसमें किनारों से कलिकाएं उत्पन्न होती है जो मिट्टी में गिरने पर नए पादप उत्पन्न करती है। तो पर्ण कलिका हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का निर्माण होता है? तो परागकण जो है पुष्प के नर जननांग के रूप में कार्य करते हैं और नर युग्मक इसमें बनते हैं। तो इसका निर्माण जो है वो पुष्प के परागकोश नामक भाग में होता है। पुष्प में जो परागकोश होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में परागकण जो उत्पन्न होते हैं, जिनका स्वपरागण या पर परागण विधि के द्वारा जो पहुंचना होता है, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये पहुंचते हैं। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, परागकोश में परागकण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अपने हैं, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। नर में शुक्रवाहिनी को धागे से बांधकर गर्भधारण को रोकने की क्रिया को कहते हैं? तो इनसे सही आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी, जिसमें जो शुक्रवाहिनी होती है उसको धागे से बांधकर गर्भधारण को, शुक्राणु के मोचन को रोक दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी। नेक्स्ट जो है, संक्रमण मुक्त परिस्थिति में पादप उत्पन्न करने हेतु उपयुक्त विधि है? तो वह है उत्तक संवर्धन, जिसमें कोशिकाओं को विकसित करके पोषक माध्यम के द्वारा नए पादप में विकास किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खनिज, जो कि हम खोद के प्राप्त करते हैं और जिसे प्राप्त करना हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे पदार्थ खनिज कहलाते हैं। अगला है, अयस्क से गैंग यानी कि अशुद्धियाँ हो गई, तो अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अयस्क का सांद्रण, जिसमें जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको झागफलन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या गुरुत्व पृथक्करण विधि आदि विधियों के द्वारा अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इन अशुद्धियों को सामान्यतः गैंग, अधात्री या धातुमल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो अयस्क का सांद्रण। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के कठोर होने के कारण है? तो आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल होता है आयनों के बीच में, जिसके कारण वो कठोर होते हैं और उनके ऊपर दाब जब लगाया जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इसको भंगुर प्रकृति भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पीतल और कांस्य का संगठन लिखिए? तो पीतल का निर्माण जो है जिंक और कॉपर धातु को मिलाकर किया जाता है, जबकि कांस्य का निर्माण जो है कॉपर और टिन धातु को मिलाकर किया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाने पर क्या बनता है? पीतल का निर्माण हो जाता है। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? हम जानते हैं कि जो प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, ये आवर्त सारणी में ये सक्रियता जो श्रेणी है उसमें सबसे नीचे आती है और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने के कारण क्या हो गया, इनकी क्रियाशीलता कम होती है
और क्रियाशीलता कम होने के कारण इनका वायु से या वातावरण से अभिक्रिया नहीं होती है, तो चमक लंबे समय तक रहने के कारण इनका उपयोग किया जाता है। फिर है कायिक प्रवर्धन का महत्व बताइए। तो कायिक प्रवर्धन देखो, इसमें जितने भी इस विधि के द्वारा पेड़ उगाए जाते हैं वो आनुवंशिक रूप से जनक पादप के समान होते हैं, और ये बीज से जो पेड़ उगाते हैं उनकी अपेक्षा जल्दी ही फल फूल आदि देने लगते हैं। इसकी कुछ विधियां देखो, कलम, रोपण, पर्तन आदि का उपयोग जो है वो बागवानी और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कायिक प्रवर्धन विधि जो है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे पादपों को विकसित करने के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। फिर है मनुष्य में वृषण के क्या कार्य हैं। तो वृषण के कार्य अपन बता सकते हैं इसमें कि मनुष्य में एक जोड़ी वृषण जो होते हैं वो वृषण कोष में होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, तो शुक्राणुओं का उत्पादन इनका प्रमुख कार्य होता है। और वृषण जो होता है नर जनन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका निर्माण भी वृषण के अंदर किया जाता है, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। नेक्स्ट अपने आते हैं लघुतात्मक क्वेश्चन, डीएनए का प्रतिकरण क्यों आवश्यक होता है। तो डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण है, प्रत्येक कोशिका में देखो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, जब जनन के समय वो अपने ऊपर कई रासायनिक अभिक्रियाओं को दोहराती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियाँ जो है वो बन जाती हैं। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, जिसमें एक संतति कोशिका में प्रतिकृति चली जाती है और एक पैतृक कोशिका में प्रतिकृति रहती है। लेकिन जब ये प्रतिकृतियाँ बनती है तो कुछ मात्रा में विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जीवों के विकास यानी जैव विकास का आधार बनता है। तो इसलिए लैंगिक जनन के दौरान जो है डीएनए की प्रतिकृति का बनना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि अपने पूर्व में डिस्कस किया था, स्वपरागण में परागकण जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि परपरागण में अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। फिर स्वपरागण में ज़्यादा परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दूरी कम होती है, जबकि परपरागण में ज़्यादा मात्रा में परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है क्योंकि परागकणों को अधिक दूरी तय करनी होती है। फिर परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बाहरी माध्यम कौन से हो सकते हैं, जल, वायु, कीट आदि की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण में क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। निषेचन की संभावना की अगर बात करें तो स्वपरागण में निषेचन की संभावना ज़्यादा है क्योंकि समीप की क्रिया है, जबकि परपरागण में अधिक मात्रा में परागकण नष्ट हो जाते हैं बीच में ही, इसलिए निषेचन की संभावना कुछ कम रहती है। ये हो गया अपने। नेक्स्ट अपने हैं हाइड्रा में मुकुलन को समझाना है। तो हाइड्रा जो जीव होता है उसके अंदर विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिसको पुनर्जनन कोशिकाएं कहते हैं। इन पुनर्जनन कोशिकाओं में जब क्रम प्रसरण यानी नियमित रूप से जब विभाजन होता है तो एक उभार बन जाता है जिसको मुकुल कहते हैं, और ये मुकुल जो होता है वो वृद्धि करके पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाता है, और जब ये विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से तो अपने पैतृक जीव से अलग हो जाता है। इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो देखो सामान्यतः हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड है जो कि क्षारीय और अम्लीय दोनों रूपों में व्यवहार करते हैं, और जब उनकी अभिक्रिया अम्ल या क्षार से कराई जाती है तब वह लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे देखो जिंक के ऑक्साइड होते हैं और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिसकी यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। फिर नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो सक्रियता मतलब क्रियाशीलता। तो जिन धातुओं को जब क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी या सीरीज प्राप्त होती है। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। जब इस श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर की ओर देखते हैं तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, बीच में मध्यम अभिक्रियाशील और नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सोडियम ऑक्साइड Na2O के निर्माण को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा समझाइए। तो इनका देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 होता है। सोडियम के वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका त्याग करता है, धनायन बनाता है, जबकि ऑक्सीजन परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो दोनों सोडियम परमाणुओं से 1 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और O-2 यानी कि ऋणात्मक आयन बनाता है। इस प्रकार से दोनों सोडियम परमाणु जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करवा के क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
फिर नेक्स्ट दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन जो है उसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो इसमें है, तांबे के शोधन की जो विद्युत अपघटन विधि जो है उसको पूछा है यहाँ पे। तो अपचयन से हमें जो धातु प्राप्त होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है। तो धातु को 100% शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लेते हैं और शुद्ध धातु का पतला कैथोड लेते हैं, और सेल के अंदर उसी धातु का लवणीय विलीन भरते हैं जिसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना होता है। जैसे कॉपर धातु को शुद्ध करने के लिए सेल में कॉपर सल्फेट का विलीन भरते हैं, और जब सेल अभिक्रिया होती है धारा प्रवाहित करने पर, तो धातु आयन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं, जिससे कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है और एनोड धीरे धीरे पतला। और जो अशुद्धियाँ जो होती है वो एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाती है या संचित हो जाती है, इसको हम एनोड पंख के नाम से भी जानते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि या धातु का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम धातु की जल से अभिक्रिया। अब देखो, मैग्नीशियम धातु की जल से अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से। यह मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है, किंतु ये गर्म जल से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस बनी है बुलबुलों के रूप में इसके धातु के टुकड़ों से चिपक जाती है, जिसके कारण मैग्नीशियम धातु के टुकड़े जो है वो जल की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, कॉपर व आयरन धातु के संचारण को समझाइए। कॉपर धातु का संचारण वायु में CO2 से अभिक्रिया करने के कारण होता है। कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत बनती है, जबकि आयरन धातु जो है वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है, जबकि भाप से अभिक्रिया कर भूरे रंग की परत बनाती है। इसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों धातुओं का वातावरण में क्या हो जाता है, संचारण हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइजोपस में बीजाणु समासन। राइजोपस के अंदर जो कवक जाल होता है उसके जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं ऊपर की ओर, उसके ऊपर कुछ सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को बीजाणुधानी कहते हैं। इसके अंदर बड़ी मात्रा में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु के ऊपर जो मोटी भित्ति होती है वो इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करती है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ या नम सतह इनको प्राप्त होती है तो ये क्या करते हैं, अंकुरित होकर के पुनः राइजोपस के नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट विधि अपने, उत्तक संवर्धन से क्या अभिप्राय है। उत्तक संवर्धन विधि के अंदर पादप के जो शीर्ष वर्धमान बाकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लेकर के किसी पोषक माध्यम में रखते हैं। पोषक माध्यम में रखने पर ये विभाजित होती है और कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस को फिर अन्य वृद्धि और विभेदन युक्त हार्मोन के माध्यम में रखते हैं, जिससे वो एक नवोद्भिद में परिवर्तित होता है, जिसे मृदा में रोपित कर दिया जाता है। इस विधि का फायदा यह है, लाभ यह है, इससे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में पादप विकसित किए जा सकते हैं और सजावटी पौधों के संवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अमीबा में जनन को समझाइए। अमीबा में जो जनन है वह द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, लेकिन इसका तल निश्चित नहीं। किसी भी तल से अमीबा विभाजित होकर के दो भागों में बन जाती है। इससे दो नए संतति जीवों का निर्माण होता है, जिसे हम द्विखंडन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी में अभी हमने पहले पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में जो धातु आती है उसे हम मध्यम अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। उनकी क्रियाशीलता भी मध्यम होती है। उदाहरण दे रखें तो जिंक, फेरस और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, निस्तापन और वर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन जो है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वर्जन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है। वर्जन विधि का उपयोग जो है वो सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए करते हैं, और इस अभिक्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जबकि निस्तापन विधि का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए होता है, और इस अभिक्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है। तो इन दोनों विधियों को हम बोलते हैं निस्तापन और वर्जन, जिनके फलस्वरूप हमें धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। लास्ट पॉइंट अपना है, एक्वेरेजिया क्या है। तो एक्वेरेजिया एक विशेष प्रकार का विलयन होता है, जिसका निर्माण 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल जो होता है उनको मिलाकर किया जाता है। एक भवकता विलयन होता है, जिसके अंदर जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है उसको सरलतापूर्वक विलय किया जा सकता है, और इसका उपयोग आभूषणों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का जो साइंस का पेपर है उसका रिव्यू कंप्लीट हुआ। आगे भी जो टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण पेपर होने जा रहे हैं उनका भी हम आपके सामने रिव्यू लेकर प्रस्तुत होंगे। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो है मन लगाकर बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और इसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे मिल रहा होगा। और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ में पढ़ते रहें और टेस्ट सीरीज में लगातार बने रहें, और शेयर करें, इसको लाइक करें
और जो भी प्रश्न आपको उसमें दिए जाते हैं या कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।